Assalamualaikum 10th standard. This is your third period or third lecture on metallurgy. So, reaction of metals with non-metals. जब मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? आयोनिक कंपाउंड बनता है। मेटल्स के अंदर एबिलिटी होती है टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन और टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन, और नॉन मेटल्स के अंदर एबिलिटी होती है कि टू गेन द इलेक्ट्रॉन और फॉर्म एनायन। तो एक कैटायन बन जाता है, एक एनायन बन जाता है। दोनों के अंदर म्यूचुअल डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस का सिस्टम होता है। और जो है तो ये लोग क्यों डोनेट करते हैं कि मेटल्स डोनेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। फॉर एग्जांपल सोडियम एक मेटल है जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपना लास्ट वाले शेल में प्रेजेंट 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, और इसी एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन एक्सेप्ट करता है क्योंकि उसके लास्ट शेल के अंदर जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। उसके अंदर एक और अगर आ जाता है तो फिर क्या होगा? तो फिर उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। जब मेटल्स और नॉन मेटल्स अपने आप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो वो बनाते हैं एक आयोनिक कंपाउंड, जैसा कि NaCl MgCl2 आयोनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड इसी का एक एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी, अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। नॉन मेटल्स को यूजुअली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको हमने ऐसा बताया था जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कर रहे थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द एबिलिटी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी बढ़ती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। So non-metal usually form a negative ions or anions by accepting the electrons. Here are the some examples of the non-metals and their reaction. So first we will see the reaction of non-metal with oxygen. Non-metals such as carbon or different non-metals, when reacted with oxygen, what they found? They found कि जब non-metal carbon रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पर उसको कंप्लीट कंबशन होता है, मतलब वो कंप्लीट जल जाता है। एक कार्बन है वो जल रहा है, तो उससे जब उसका कंप्लीट कंबशन हो जाएगा तो CO2 बनेगी, और दिस CO2 इज़ ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। ये ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल जो बनेगा CO2 वो एसिडिक इन नेचर होगा। कैसा होगा? वो एसिडिक इन नेचर होगा जब उसका कंप्लीट कंबशन हुआ। तो अगर उसका पार्शियल या इनकम्प्लीट कंबशन हुआ तो क्या होगा? ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। इससे क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। सेम इज़ द केस विद द सल्फर ऑल्सो। सल्फर व्हेन रिएक्टेड विद द ऑक्सीजन इट फॉर्म SO2 जो कि एक एसिडिक है, ठीक है। और इसके लिए भी कंप्लीट कंबशन ज़रूरी है। जब सल्फ़र को जलाया जाएगा और पूरा जलाया जाएगा तो सल्फ़र डाइऑक्साइड जो रहेंगी, वो सल्फ़र एक नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड है सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये एसिडिक इन नेचर होगा, या इसको हम कहेंगे एसिडिक ऑक्साइड। तो पता चला जब कार्बन का कंप्लीट कंबशन होगा तो एसिडिक ऑक्साइड बनेगा, दैट इज़ CO2, और पार्शियल कंबशन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा जो कि न्यूट्रल ऑक्साइड है। और जब उसका कंबशन जब सल्फ़र का कंबशन कंप्लीट होगा तो बनेगा एसिडिक सल्फ़र डाइऑक्साइड।
नेक्स्ट द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर। वाटर के साथ नॉन मेटल्स का कैसा रिएक्शन होता है? यूजुअली नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। बट उसमें एक एक्सेप्शन है, हैलोजन फैमिली, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो है ना जितने डीन 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 डीन, ये डीन वाली फैमिली जिसको बोलते हैं हैलोजन फैमिली, ये हैलोजन फैमिली में से कोई भी फैमिली मेम्बर उसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो सब जो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते Cl2 जो कि क्या है, नॉन मेटल है, जो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और बनेगा हाइपोक्लोरस। क्या बनेगा? हाइपोक्लोरस प्लस HCl बनेगा। क्या बनेगा? HCl बनेगा। जब नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल में से हम क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? हाइपोक्लोरस प्लस HCl। ये रिएक्शन कैसी हुई ज़रा देखो इधर, ये वाली रिएक्शन मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ये रिएक्शन के लिए ऊपर देखो, देखो Cl2 है, ठीक है, ये H2 है जिसको मैं ऐसा लिखता हूँ, ठीक है। Cl2 में से एक Cl ऐसा लिखेंगे हम। अब क्या हुआ, ये दोनों मिल गए H प्लस Cl, HCl ये बना। अब बच गया क्या? ClOH। तो इसको ही ऐसा लिख सकते HOCl। कैसा लिखेंगे इसको? HOCl। नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाएगा हाइपोक्लोरस प्लस उसी का क्लोरीन का जो नॉन मेटल रिएक्ट कर रहा है उसका एसिड बनेगा। उसके बाद देखेंगे हम रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड विथ नॉन मेटल। जब कोई एक नॉन मेटल फॉर एग्जांपल क्लोरीन एक नॉन मेटल है, जब वो रिएक्ट करेगा, यूजुअली दे डू नॉट रिएक्ट, ओके, बट क्लोरीन का रिएक्शन एक एसिड के साथ होता है। तो ये क्लोरीन ये H के साथ अटैच होके HCl बना देगा और Br जो है तो रिलीज़ हो जाएंगे, ब्रोमीन रिलीज़ हो जाएंगे। फोर्थ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन। जब एक नॉन मेटल सोडियम फॉर एग्जांपल सल्फर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है एट अ प्रॉपर टेम्परेचर एक्सेट्रा, तो बनेगा हाइड्रोजन सल्फेट। और जब नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा अमोनिया। चलो अब देखते हैं व्हाट इज़ आयोनिक कंपाउंड। यूजुअली हमने अब NaCl का एग्जांपल देखे थे। NaCl क्या है? एक आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड के अंदर दो चीज़ें रहते हैं, फर्स्ट Na, सेकंड इज Cl। और ये Na को अगर मैं कहूँ तो उसको कहेंगे हम कैटायंस। क्या कहेंगे हम? कैटायंस। और दूसरा था एनायंस। तो ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कैटायंस एंड एनायंस है कंबाइन हुए हुए, उसको ही कहते हैं हम आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड के अंदर कैटायंस एंड एनायंस जो कि अपोजिटली चार्ज होते हैं, कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब पॉजिटिव निगेटिव आता है तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है। चूँकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के थ्रू है तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो रहती है वो अट्रैक्शन कैटायंस और एनायंस को एक जगह ला कर रखती है और यही फोर्स एक बॉन्ड बनाती है जिसको बोलते हैं हम आयोनिक बॉन्ड। अब अगर हम देखेंगे कैटायंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जा रहा तो फिर क्या होगा, वो कैटायन के अंदर पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ते जाएगा
तो मतलब इसके अंदर एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। और एनायंस के अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ते जा रहा, मतलब +1 से -1 से -2 हो रहा, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस की कैपेसिटी बढ़ते जा रही। अब हम देखेंगे जब कोई एक सॉरी 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 अब हम देखेंगे कि जब ये दोनों के अंदर एक फोर्स रहती है, और वही फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम बोलते हैं, कि जब कैटायंस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव एनायंस के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि क्या करती है, कैटायंस और एनायंस को एक दूसरे के साथ बांध के रखती हैं, और इसीलिए इसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के अंदर उनके ऊपर जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का, वो इम्पोर्टेंट है। यूजुअली अगर एक के ऊपर सोडियम क्लोराइड का अगर हम एग्जांपल देंगे, तो सोडियम पे प्लस और क्लोरीन पे माइनस है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा क्लोरीन को, तो इसके पास ये माइनस है। तो यूजुअली कैटायंस एनायंस बैलेंस ईच अदर, और ये जिसकी वजह से सोडियम और क्लोरीन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन के ही शेयरिंग और एक्सेप्टेंस करते हैं, तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सो आयनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और क्या है आयनिक कंपाउंड्स? आयनिक कंपाउंड्स जो रहते हैं वो क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर रहते हैं। क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर मतलब क्या? जैसा हमारा शुगर के जो दाने होते हैं छोटे छोटे, उसके शेप में होते हैं। जैसा सॉल्ट के होते हैं, अपना सॉल्ट कैसे कैसे शेप रहता, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन इन नेचर। उनकी जो सरफेस रहती वो कोई एक शेप की रहती, स्मूथ रहती, जैसा कि अगर हम देखेंगे शाइनी रहती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट होता है आयन्स का, और सॉलिड आयन्स कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिस्टलाइन नेचर। उसके अंदर जो आयन्स का इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, जिसकी वजह से उनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। अलग अलग इसके अंदर, फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल लीजिए एलम का। एलम मतलब पिटकड़ी। इसके क्रिस्टल्स का शेप अलग होगा, शुगर के क्रिस्टल्स का शेप अलग होगा, सॉल्ट के क्रिस्टल का शेप अलग होगा। हर एक का अलग अलग शेप होता है। ये शेप किसकी वजह से होता है? कि उसके अंदर एक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ आयन्स होना ज़रूरी है। अगर उसमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ आयन्स रहेंगी, तब जाके जो है तो वो उनका एक क्रिस्टलाइन शेप रहेगा। उनका शेप यूजुअली स्मूथ एंड शाइनी भी होता है। ठीक है, तो डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हैज़ अ डिफरेंट आयनिक कंपाउंड। सो उनका जो है तो शेप भी डिफरेंट होता है। ओके, तो एक क्रिस्टल के अंदर आयन्स का अरेंजमेंट किसकी वजह से होता है? कि उसके अंदर प्रेजेंट कैटायंस और एनायंस की वजह से होता है। तो मेन फैक्टर जो उनकी अरेंजमेंट डिसाइड करता है, वो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, कैटायंस एंड एनायंस। उनके बीच में क्या अट्रैक्शन है जिसकी वजह से। और एक चीज़ है, सिमिलर एनायंस, कैटायंस के बीच में और एनायंस के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स भी होती है, जिसकी वजह से जो है तो उसका शेप आता है। तो जनरल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर यूजुअली पॉजिटिव आयंस के पास नेगेटिव आयंस अरेंज होते हैं, और नेगेटिव आयंस के पास पॉजिटिव आयंस अरेंज होते हैं। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फर्स्ट है साइज़ ऑफ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन का साइज़ कितने ज़्यादा है, और नेगेटिवली चार्ज की कितने है। मैग्नीट्यूड, कितने उसका मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिकल चार्ज का उस आयंस के ऊपर, क्या मैग्नीट्यूड के है वो और उनके अंदर जो है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उनके नेबर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके अलावा यूजुअली आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो सॉलिड इन नेचर होते हैं। क्यों सॉलिड इन नेचर होते हैं? क्योंकि उसके अंदर वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, कैटायंस एंड एनायंस। इसकी वजह से वो सॉलिड इन नेचर होते हैं।
आयनिक कंपाउंड सॉलिड रहने की वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, और यूजुअली दे आर हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और ब्रिटल भी होते हैं, कि अगर उसको हम है ना उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएंगे। जैसा कि अगर आपके पास एक है एक छोटी थोड़ी सी बड़ी शक्कर है, और वो बड़ी शक्कर के दाने शुगर के एक क्यूब को आप हैमर से उसको तोड़ेंगे तो वो टूट जाएगा और ब्रिटल रहता है, वो फूट जाएगा। ठीक है। आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। ठीक है। द फर्स्ट प्रॉपर्टी, और उसको डिस्कस करते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन इज स्ट्रॉन्ग, देयरफॉर द आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एंड हार्ड। देखो, जब पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयन्स होते हैं तो उनके अंदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयन्स होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से ये सॉलिड इन नेचर होते हैं। ठीक है। और ये सॉलिड होने की वजह से वो हार्ड भी होते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करा। उसके बाद आयनिक कंपाउंड्स ब्रिटल होते हैं, कि जैसा मैंने अभी बता रहा था, जैसा कि एक शुगर का मैंने बताया, अभी एग्जांपल दिया कि शुगर का एक क्यूब है आपके पास बड़ा सा, या आपके पास एलम का क्यूब है, तो अगर आप उसको तोड़ेंगे तो वो टूट जाएगा, ब्रोकन डाउन हो जाएगा, है ना। उसके ऊपर प्रेशर थोड़ा सा लगाने के बाद वो छोटे छोटे पीसेस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसी को कहते हैं ब्रिटल। किस कौन से रहते हैं आयनिक कंपाउंड्स? दे आर यूजुअली ब्रिटल इन नेचर, कि अगर थोड़ा सा प्रेशर लगा देंगे तो वो ब्रोकन डाउन हो जाएंगे। उसके बाद उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is high in ionic compound and large energy is required to overcome, therefore melting and boiling point of ionic compound are high। देखो, इंटरमोलिकुलर फोर्स, एक ये कैटायन है, उसके बाजू एनायन है, उसके बाजू कैटायन है, उसके बाजू एनायन है, उसके बाजू कैटायन है, इसके बाजू एनायन है, कैटायन है, एनायन है। इस टाइप से दोनों कैटायन और एनायन के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है। कम डिस्टेंस की वजह से उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होती है, जिसकी वजह से वो एक हार्ड स्ट्रक्चर मेंटेन करते। तो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच का जो है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। बहुत ज़्यादा क्या होती है? हाई होती है, जिसकी वजह से ये हाई होने की वजह से ये क्लोजली एक दूसरे से अटैच होते हैं, और ये अटैच होने की वजह से इनके बीच में कोई चीज़ इंसर्ट नहीं हो सकती, कोई चीज़ उसके अंदर बीच में जा नहीं सकती, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड का यूजुअली हाई होता है, जिसको हम ये टेबल के अंदर देखेंगे कि H2 एक नॉन आयोनिक है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट है 0 और बॉइलिंग पॉइंट है 100। जिंक क्लोराइड आयोनिक है, देखो मेल्टिंग पॉइंट 290 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 732। सेम वे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि आयोनिक है, लुक एट द मेल्टिंग पॉइंट 2852 डिग्री सेल्सियस is the melting point, and what about boiling point? That is 3600 डिग्री सेल्सियस। कैन यू इमेजिन ऑल these things? कि आयोनिक कंपाउंड के अंदर फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से वो लोगों का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। अब देखो, आयनिक कंपाउंड्स यूजुअली क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं। वो वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। वाटर जो है तो क्या होता है? एक आयनिक कंपाउंड है, जैसा कि सोडियम क्लोराइड। तो ये सोडियम क्लोराइड के बीच में वाटर आ जाता है, और वाटर क्या होता है? ये आयनिक कंपाउंड के सराउंडिंग में, चलो इसको वाटर को हम इस शेप में बनाते हैं, ये बीच में आ गया और इनको सराउंड करता है, दोनों भी आयन्स को।
और इनके बीच में एक नई फोर्स डेवलप हो जाती है जो वाटर की वजह से होती है। तो जो इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी पहले वाली, जिसको ये चीज़ जो है तो रिप्लेस कर देती है, ठीक है, रिप्लेस कर देती है, जिसकी वजह से NaCl का एक एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड यूजुअली फॉर्म एक्वस सॉल्यूशन, और यही जो है तो हम केरोसिन में NaCl को डालने के बाद ऐसा नहीं होता, क्योंकि केरोसिन जो है तो बीच में इंसर्ट नहीं होता है और उसको सराउंड नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट, आयनिक कंपाउंड कुड नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। देखो एक आयनिक कंपाउंड है जिसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और ये कैटायन एनायन बने और ये दोनों के अंदर शेयरिंग अच्छे से हो गई, जिसकी वजह से ये सॉलिड स्टेट में बहुत कम्पैक्ट भी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इनके पास, ऑलरेडी शेयरिंग और डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो चुका है, तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी इन सॉलिड स्टेट। बट इन फ्यूज स्टेट और मोल्टन स्टेट, मतलब यही NaCl का एक क्रिस्टल था, इसका जो शेप की बात हो रही, इस क्रिस्टल फॉर्म में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। मगर अगर उसको फ्यूज स्टेट या मोल्टन स्टेट, पिघली हुई स्टेट के अंदर उसको डालेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास हो जाएंगी। क्यों पास हो जाएंगी? क्योंकि आयॉन्स जो रहेंगे, एक मिनट, क्योंकि जब वो मोल्टन स्टेट में रहेगा या जो है तो पिघले हुई स्टेट में रहेगा, तो यूजुअली सोडियम के आयन्स रहेंगे, क्लोरीन के आयन्स रहेंगे। अब ये आयन्स जो है तो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। अगर जब फ्यूज स्टेट के अंदर और इस स्टेट के अंदर जिसके अंदर जो है तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और ये लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताते हैं डिज़ोल्व स्टेट के अंदर, तो आयनिक कंपाउंड को इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहा जाता है। इसके साथ ये लेसन आज का यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे इंशाअल्लाह।